ईसीजी देखते हैं, ठीक है, ईसीजी। चलो, तो ईसीजी बेटा जब आप बात करोगे, जब ईसीजी की बात करोगे आप, तो ईसीजी में आप बोलोगे जो है आपका कुछ इस तरीके का एक वेव बनता है, जैसे ये पी और पी के बाद में आप बोलोगे जो है ये आपका आता है क्यू आर एस। एक मिनट, ये पी हो गया आपका, ये आप बोलोगे क्यू आर और ये एस, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे पी, या बोलोगे क्यू, ये आर और ये एस, ठीक है। टी, ठीक है, तो पी क्यू आर एस टी, ठीक है, ये ये तो यहां पर आप देखिए पी क्यू आर एस टी, ये आप लोग पढ़ते हो ईसीजी में। इसको पढ़ने से पहले हम लोग बताएंगे जो है कि यहां पर एक इंथोवेन ट्रायंगल के नाम से भी जानता है, ठीक है, एक इंथोवेन ट्रायंगल होता है। तो ईसीजी को हम अभी देखते हैं, इससे पहले हम लोग जो है नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आप बोलोगे, यहां पर क्या होगा, आपका एक होता है ईसीजी, है ना। तो ईसीजी में जो है आप बोलोगे इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और दूसरा होता है आपका जो है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है एक्चुअल में ये क्या है, मशीन है, ये क्या है, मशीन है, ठीक है। और जो ग्राम है वो आप बोलोगे वो क्या है, ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ है, ये मशीन, ठीक है। तो सर ये मशीन, नीचे वाला क्या लिखा है, इलेक्ट्रोकार्डी? कार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राम है ये, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो ये मशीन है, ये ग्राफ, ठीक है। तो ईसीजी में आप बोलोगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, एक जैसे आप देखोगे ह्यूमन के केस में, तो अगर कोई ईसीजी कराने जाता है तो उसका कुछ इस तरीके से जो है ये बॉडी है। तो यहां पर आप बोलोगे इधर एक यहां पर लीड लगती है, एक यहां पर लीड लगती है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। एक यहाँ पे लीड, एक यहाँ पर, तो एक ये लीड हो गई, एक ये लीड हो गई, ठीक है। और दूसरा आप देखोगे इधर एक लीड लगी होती है, ये एक लीड ये हो गई। तो अगर आप तीनों को मिलाओगे यहाँ पर तो आपको देखोगे ऐसे कुछ दिखेगा स्ट्रक्चर, ये ऐसे, तो एक ट्रायंगल ये बनता है, इसको बोलते हैं इंथोविन ट्रायंगल। सर ये मशीन में बन रहा है? नहीं, ये ह्यूमन में जो लीड लगाते हैं हम ना, जोड़ेंगे ना, लीड लगाएंगे ना उसको, तो ये लीडे जो है, ओके सर।
तो इथोवेन ट्रायंगल जो होगा ये बेटा, एक यहाँ पर ऐसे मशीन रखा होगा, उसमें लगा हुआ होगा, ऐसे लीड लगी हुई होगी, और जो है 6 जो है यहाँ पर 6 ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो L1 से लेके L6 तक, L1 से लेके L6 तक ये लीड, ये सब इसमें जुड़ती हैं आके। और फिर यहाँ पर एक मॉनिटर लगा हुआ होता है, ऐसे रखा हुआ होता है, उस पे हम लोग देखते हैं, वो भी मूवीज में देखा होगा, चलती रहती हैं, ऐसे रहता है ये, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये चलता रहता है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका इथोवियन ट्रायंगल हो गया, ये आपका मॉनिटर हो गया, उस पे हम लोग देखते हैं मॉनिटर पे भाई क्या कहानी होती है। अब उस ग्राफ को हम लोग देखते हैं कि इसमें होता क्या क्या है, ठीक है। तो ग्राफ में चलते हैं, ये हमने बनाया था ग्राफ पीछे की तरफ। पी पी वेव जो है ईसीजी की एक स्टैंडर्ड ग्राफ की जब आप बात करोगे तो पी वेव क्या दिखाती है, तो आप बोलोगे इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलोगे इट रिप्रेजेंट बोथ, हाँ सॉरी, इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा, एट्रियल, क्या रिप्रेजेंट करेगा, एट्रियल, एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्या शो करेगा, एट्रियल डीपोलराइजेशन। और ये जो है जैसे डीपोलराइजेशन होगा उसके बाद में इट लीड्स टू क्या करेगा ये, इट लीड्स टू क्या बोलोगे आप, एट्रियल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एट्रियल जो आपका डीपोलराइजेशन होगा बेटा, वो क्या करेगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर मान लो पी वेव स्टार्ट हुआ, एट्रिया का डीपोलराइजेशन हुआ, तो आप बोलोगे इसके बाद क्या होगा, ये जो है लीड्स टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां से तो यहां पर आप बोलोगे इट रिप्रेजेंट एट्रियल डिपोलाइजेशन, इट लीड्स टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब यहां पर देखोगे आप, ये डिपोलाइजेशन होता क्या, तो डिपोलराइजेशन के टाइम पे जो सेल्स होती हैं वहां पर चैनल खुलेंगे सोडियम वाले, और यहाँ पर सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा, अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये, और अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बाहर मेम्ब्रेन पे निगेटिव चार्ज होगा, तो ये करंट या इंपल्स जनरेट करेगा। ठीक है, क्या जनरेट करेगा, करंट या इंपल्स जनरेट करेंगे। ठीक है, तो जब करंट या इंपल्स जो जनरेट होगा इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ऐसे ये जनरेट हो गए, तो यहाँ पर जब जनरेट होगा तो आप बोलोगे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप बोलोगे एट्रिया थोड़ी देर में, एट्रिया जो है थोड़ी देर में क्या होगा वहां पर कॉन्ट्रैक्ट करने लगा, तो ये पी वेव दिखाता है। ठीक है, अब देखिए क्यू आर एस की बात करते हैं। जब इस पे आओगे जो है, तो आप बोलोगे, इस पे जब आओगे आप तो यहाँ पर क्यू आर एस मिलेगा आपको, तो क्यू आर एस जो बेटा आपका है वो क्या दिखाता है, इट शोज द वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है,
तो यहाँ पर वेट्रियल डीपोलराइजेशन होगा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है वैसे यहाँ पर भी होगा। अब जो डीपोलराइजेशन होगा इसमें आप बोलोगे यहाँ पर क्यू जो होगा, जैसे क्यू स्टार्ट होगा डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया, अब स्टार्ट होगा तो वहां पर आप देखोगे जैसे यहाँ पर पहुंचोगे आप, वैसे जो क्यू के बाद में यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा क्या, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। क्या स्टार्ट हो जाएगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा बेटा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, क्यू आर एस ये सब चला चला यहाँ था, और ये एंड कब होगा, तो आप बोलोगे टी वेव जैसे खत्म होगा तभी ये एंड होगा। ठीक है, तो टी वेव जो है आपका एंड होगा, वैसे यहाँ पर भी एंड होगा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर एंड हो गया, तो आप बोलोगे जो है यहाँ पर एंड हो गया ये ऐसे इस जगह पे, तो आप बोलोगे अब देखो इसमें क्या होगा, जो आपका टी वेव है ये क्या शो करता है, तो ये बेटा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करता है। क्या शो करता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करता है। तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन में क्या होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर वेंट्रिकल जो होंगे धीरे धीरे रिलैक्स होने लगते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल आके आपका क्या होगा, रिलैक्स हो जाएंगे इतना। ठीक है, अब एनसीईआरटी बोलती है कि बेटा अगर आप क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस को क्या कर लो, काउंट कर लो। अगर काउंट कर लो, अगर काउंट कर लो, तो काउंट करने के बाद में आप देखोगे जितने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस होंगे उतने आपका हार्ट बीट होगा। मान लो अगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कितने हो रहे हैं, 1 मिनट में 72 हो रहे हैं, तो हार्ट बीट कितना होगा, 72 होगा। ठीक है ना, बोलो, क्लियर है। सर कब होगा 74? जब 1 मिनट में हार्ट बीट हमारा कितना 72 होता है ना, तो उतने उसी हिसाब से आप देखोगे तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस भी कितने होंगे आपके, तो आप बोलोगे 70। ठीक है, तो ये हम काउंट कर लेंगे तो हमको सर हार्ट इसमें बीट पता Q चल और जाएगा। S प्लस हो गया तो इसलिए 74 हो गया। नहीं, ये प्लस नहीं करना, ये पूरा वेव दिखा रहा है आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है इस वाले में देखोगे आप, तो यहाँ पर आपको क्यू आर एस दिख रहा है ना, तो इसमें आपको देखने में क्या लगेगा कि भाई यहाँ पर जो है आपका बात करोगे तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस कितने 1 मिनट में हो, मतलब ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा। ठीक है, यस सर। अब यहां पर देखोगे तो स्टैंडर्ड जो ईसीजी है, स्टैंडर्ड जो ईसीजी है उसमें आप बोलोगे, स्टैंडर्ड ईसीजी में, स्टैंडर्ड ईसीजी सबका सेम होता है। अगर इस स्टैंडर्ड ईसीजी में कोई भी एलिवेट हो गया, ज्यादा मान लो चला गया, कम चला गया, तो ज्यादा या जो है कम चला गया, तो आप बोलोगे जो है यहां पर क्या होगा, वो बंदा डिजीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड ग्राफ है ईसीजी का, स्टैंडर्ड ग्राफ है। और ईसीजी होता है वो केवल आपको देखोगे आपको क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट दिखाएगा। कभी वो वेंट्रिकल या एट्रियल के डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को नहीं दिखाता है। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं। चलो अब एक बार देख लो आप लोग फिर से अच्छे से, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही तो बताओ, देख लो सभी सर एक लोग। बार पहले वाली स्लाइड दिखा दूं। अच्छा ठीक है, ये वाला है पहला से। सर ये ईसीजी की मशीन हाथ पे भी लगेगी और पैरों पे भी लगेगी। हाँ तभी तो ये देखो, एक लीड यहाँ लग रहा है, एक लीड यहाँ राइट और लेफ्ट में, एक लेफ्ट एंकल में लग रहा है। और ये सर जो हार्ट की साइड को लगेगी वहां पे 6 होंगी ये। हम्म, ये हार्ट नहीं, ये चेस्ट पे लगता है, ये चेस्ट वाला रीजन, चेस्ट पे 6 लीड लगती है। ओके सर। और 2 हाथों पे मतलब एक इस साइड और एक इस साइड और एक पैर पे। हम्म, ओके सर।
चलो और बताओ, और किसी को कोई दिक्कत? नो सर। इधर देख लो, ये वाला, इस वाले में देख लो। सर इसमें कैसे पता चलता है कि हमारी हार्ट बीट मतलब कम है या कोई प्रॉब्लम है हमारी हार्ट बीट वगैरह में? इसमें बेटा जब आपका ये जो ये है ना, ये मान लो पी वे बहुत ऊपर चली गई, ये नीचे बैठ गई, ये ऊपर चला गया नीचे बैठ गया, ये ऊपर चला गया नीचे बैठ गया, तो वैसे होगा ना। सर उसमें तो लेकिन जो ईसीजी की वो आती है, रिपोर्ट आती है, उसमें तो सारी वेव एक जैसी ही दिखती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी पी है इसमें कौन सी आर है? क्या क्या बोल रहे बेटा? सर जो वो रिपोर्ट आती है ईसीजी की, उसमें तो सारी वेव्स एक ही जैसी दिखती हैं वो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, वो आप थोड़े देख पाओगे, डॉक्टर देखेगा, उसको पता होता है ना। कोई फ्लैट हो जाता है, कोई ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा थोड़े की सारी एक जैसी होंगी। गलत सोच रहे हो आप, ऐसा नहीं होता। ठीक है। ओके सर। और कोई भी बताओ। नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब अगला टॉपिक जो है कौन सा होगा? तो आप बोलोगे अगला टॉपिक जो होगा वो आपका होगा जो है लिम्फ। लिम्फ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो देखते हैं भाई यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ के केस में बेटा आप बोलोगे लिम्फ क्या है, जैसे मान लो ये आपका ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल जो है इंटर करेगा जैसे टिश्यू में, तो ये डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, डिवाइड कर जाएगा, ये ऐसे डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसके पैरेलल में आपका और चलता है, ये आप बोलोगे लिम्फ वेसल। तो यहाँ पर ये ब्लड वेसल था, और इसके बाद में आप बोलोगे साथ में क्या चल रहा है, आप बोलोगे ब्लड वेसल के साथ में क्या चल रहा है, लिम्फ वेसल। क्या चल रहा है, लिम्फ वेसल चल रहा है। तो ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल साथ साथ में चलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ब्लड चल रहा है, अब ब्लड बेटा यहाँ से डिफ्यूज होगा, ये टिश्यू का पार्ट है, टिश्यू में हमने बनाया स्ट्रक्चर, ये ऐसे टिश्यू वाला स्ट्रक्चर है, ये ऐसे टिश्यू में ये कैपिलरी बनती है ना, टिश्यू में जब जाएगा बाहर निकल जाएगा। अब टिश्यू वाला पार्ट है ये ऐसे, ये टिश्यू है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं टिश्यू, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से जो है आपका डिफ्यूज होगा क्या, फ्लूइड, यहाँ क्या डिफ्यूज होगा, फ्लूइड, क्या डिफ्यूज होगा, फ्लूइड डिफ्यूज होगा। अब फ्लूइड डिफ्यूज होके यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया फ्लूइड डिफ्यूज होके। यहाँ आने के बाद ये फ्लूइड बेटा एंटर कर जाएगा कहाँ पर, तो आप बोलोगे इस लिम्फ वेसल में एंटर कर जाएगा। तो जब यहाँ पर आया ये फ्लूइड, तो इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो यहाँ पर आया स्पेस में आया। लेकिन जब यहाँ पर ये एंटर कर जाएगा किसमें, लिम्फ वेसल में, तब बेटा आप इसको क्या बोलोगे, लिम्फ। क्या बोलोगे, लिम्फ। अब ये लिम्फ जो है बेटा आप बोलोगे ओपन कहाँ पर होगा, तो ये लिम्फ जाके आप बोलोगे इफरेंट, और फिर अफरेंट में जाके फिर लास्ट में ओपन होता है सब क्लेवियन वेन के पास, और सब क्लेवियन वेन फिर आगे जाके कहाँ ओपन होती, तो आप बोलोगे जो हार्ट है, हार्ट का आप बोलोगे कौन सा, तो आप बोलोगे राइट एट्रियम, ठीक है। तो राइट एट्रियम में गिर जाएगा जाके, ठीक है। तो ये कहानी हो जाएगी आपके जो है सब क्लेवियन वेन की, ठीक है, इसकी हो जाएगी सब क्लेवियन वेन। समझ में आई बात? चलो आगे देखते हैं। सब क्लेवियन वेन हो गया, हार्ट हो गया, राइट एट्रियम, ठीक है। तो ये आप बोलोगे अब लिम्फ में क्या क्या होता है, तो लिम्फ में आप बोलोगे देखो WBCs होंगी, प्लस लिम्फ होगा, लिम्फ यानी कि वही आपका जो है लिम्फ प्लाज्मा है ना,
प्लाज्मा इक्विवेलेंट पार्ट वो होगा, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लिम्फ बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन आरबीसी कभी नहीं लिम्फ में पाई जाती, क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब अगला हम लोग नेक्स्ट, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। नो सर। फटाफट चलो अब आगे देखते हैं बेटा इसके बाद में नेक्स्ट। अब आप बोलोगे कि जो है आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है। तो एक डायग्राम बना हुआ है आपका पेज नंबर 18.4 में, ठीक है। किसमें बना हुआ है, 18.4 में बना हुआ है। तो देखिए 18.4 में क्या है वहां पर, तो यहां पर आर्टरीज का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। आर्टरी का एक सेक्शन कट कर लिया हमने, टीएस कट कर लिया, ये आर्टरी बना लिया, ये वेन बना लिया। तो ये आर्टरी होगा, इधर वेन होगा। अब इधर देखिए आप, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हाँ ऐसे ये स्ट्रक्चर देख, ठीक है। अब इस आर्टरी और वेन में बेटा आप देखोगे तो 3 लेयर हैं। कितनी लेयर हैं, 3 लेयर होती हैं। ऐसे बना लेंगे, ये तीसरा लेयर हो गया, ठीक है। तो देखिए पहली लेयर जो होती है आर्टरी की, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, इधर भी ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ठीक है। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना जो बेटा है वो किसकी बनी हुई होगी आप बोलोगे, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना जो आपकी है वो आप अब अगर देखोगे यहाँ पर, तो हम लोग बात करेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना की, ठीक है। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है आप, ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है बाहर की लेयर है उसको बोलते हैं, और ये फाइबरस जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है उससे बनी होती है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू उससे बनी हुई होती है, ठीक है। अब दूसरा देखिए आप, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब इसके बाद में आप बात करोगे तो इसके बाद में आपको देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पर जो है आपका, जो आपका ये है क्या बोलते हैं इसको, कौन सा स्ट्रक्चर बगल में, वेन्स का। वेन का भी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वेन का स्ट्रक्चर भी आपको कैसा देखने को मिलेगा, सेम वैसे ही जैसा वहां पर था, ठीक है। क्लियर है, कैसा देखने को मिलेगा, जैसा वहां पर था, ठीक है। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना में आपका आउटर मोस्ट लेयर है, इसमें आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेंगे, कोलेजन फाइबर्स देखने को मिलेंगे, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन ही हुआ ना, और दूसरा लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, वो प्रेजेंट होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ट्यूनिका एक्सटर्ना में। अब ये आते हैं दूसरा आपका, तो आप बोलोगे दूसरा जो है ये ट्यूनिका मीडिया है, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, तो ये ट्यूनिका मीडिया है यहाँ पर ऐसे। तो ये ट्यूनिका आपका कौन सा हो गया, मीडिया हो गया दोनों में। अब ट्यूनिका मीडिया जो होगा वो थिक लेयर है, और यहाँ पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल्स के साथ साथ में आप बोलोगे यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इलास्टिन फाइबर के बाद में आप बोलोगे इंटरनल जो आपका जो लेयर है ये वाला, ये किसका बना हुआ होगा, तो आप बोलोगे ये है ट्यूनिका इंटरना, क्या है, ट्यूनिका इंटरना। ये ट्यूनिका इंटरना बेटा जो है ये किसका बना हुआ होगा, तो आप बोलोगे इसके इनर साइड पे स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स दिखेंगे। कौन सी, स्क्वामस एपिथेलियम, और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल की इंटरनल लाइनिंग को एंडोथीलियम, क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम, ठीक है। तो ये एंडोथीलियम हो गया आपका। अब देखिए गौर से आप देखोगे तो यहाँ पर इसका ल्यूमेन आप देखो जो है वेन्स का और आर्टरी का, तो वेन्स का ल्यूमेन बेटा क्या है, ल्यूमेन देखिए इसका ल्यूमेन ज्यादा बड़ा है और इसका ल्यूमेन छोटा है उसके रिस्पेक्ट में, इसका ल्यूमेन छोटा है कि नहीं, और उसका ल्यूमेन बड़ा है वेन्स में। दूसरी बात, वेन्स में जो है क्या लगे होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं इस तरीके से। तो ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेशर जो है आपका कम होता है, तो बैक फ्लो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है।
अब आर्टरी जो ब्लड होता है वो कहाँ से कहाँ लेके जाती है, तो आप बोलोगे ये ब्लड लेके जाती है हार्ट से ऑर्गन की तरफ, और वेन्स जो है वो कहाँ से लेके जाते हैं, तो आप बोलोगे ऑर्गन से हार्ट की तरफ। एक्सेप्शन एक है यहाँ पर पल्मोनरी जो है वेन का, जो आर्टरी हालांकि ये जो है वो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, और दूसरा आपका है पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन जो है वो क्या लेके जाती है, तो आप बोलोगे वो कैसा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैसा ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीनेटेड। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी। उसके बाद आप बोलोगे जो आर्टरी होती है बॉडी के अंदर डीपली सिचुएटेड होती है, बहुत अंदर अंदर प्रेजेंट होती है, बाहर नहीं होती, और जो वेन्स होती हैं वो ऊपर की सरफेस पर ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट के बाद में आप बात करोगे तो वेन्स के पास में वॉल प्रेजेंट है क्योंकि बैकफ्लो ना रुके उसका, लेकिन आर्टरी में वॉल जैसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा, और ये कहाँ होंगे, डीप इनसाइड द बॉडी होंगी, बॉडी के मतलब अंदर की तरफ होंगे। ठीक है, तो ये आर्टरी का हो गया। दूसरा बेटा आप बोलोगे इसमें जो है, इसके केस में तो ये जो होती हैं इनका ल्यूमेन जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, बता चुका हूं मैं, छोटा होता है, इनका बड़ा होता है। ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर यहाँ पर कम होगा क्योंकि ल्यूमेन ज्यादा है, और प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आर्टरीज में हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है इन रिस्पेक्ट टू वेन्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जो हमने बता दिया आपको आर्टरी और वेन्स की। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ आप। बोलिए बेटा। एक बार बोल दो आप लोग। यस सर। क्लियर है ना एकदम? सर एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन बता दो, लास्ट में क्या बताया था। लास्ट में मैंने ये ट्यूनिका इंटरना वाला, यस सर। ट्यूनिका इंटरना बेटा जो अंदर आप देखोगे ना ये ब्लड वेसल, तो इसके अंदर ये ल्यूमेन होगा ना, ऐसे ल्यूमेन ये, तो ल्यूमेन के साइड में आप देखोगे यहाँ पर ल्यूमेन है, तो ल्यूमेन के साइड में आप देखोगे ये कौन सी है, तो आप बोलोगे स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। कैसी हैं, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, कैसी स्क्वामस एपिथेलियल। ठीक है, ठीक है, तो इसी को हम एंडोथीलियल बोलते हैं, इनर लाइनिंग को। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंडोथीलियल बोलते हैं। ओके सर। पहले आगे बढ़े। यस सर। आगे देखिए आप इसके बाद, तो यहाँ पर आप आर्टरी वेन्स हो गए। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, जो है रेगुलेशन नहीं हुआ अभी कार्डियक एक्टिविटी का, है ना, रेगुलेशन देख लेते हैं। रेगुलेशन, रेगुलेशन क्या होता है, ठीक है, फिर डिसऑर्डर पढ़ेंगे। रेगुलेशन में आप बोलोगे जो सेंटर मेन होता है वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास में। कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करेंगे आप, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है आपका, इसमें आपका कुछ सेंटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन सा सेंटर होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में, स्पेशलाइज्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा में, तो वो कार्डियक फंक्शंस को जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करते हैं, और वो आप बोलोगे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सेंटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखते हैं हम लोग। एक होता है कार्डियो एसिलरेटर सेंटर, और दूसरा होता है आपका कार्डियो इनहिबिटर सेंटर। ठीक है, एक इंक्रीज करेगा और एक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ऐसे लिख लेंगे, कार्डियो कार्डियो इनहिबिटर सेंटर, और दूसरा आप बोलोगे कौन सा होगा, कार्डियो इनहिबिटर के अलावा आप बोलोगे एसिलरेटर। ठीक है, तो दो सेंटर होंगे। कार्डियो इनहिबिटर मतलब ये इनहिबिट करेगा हार्ट के काम को, और ये क्या करेगा, इनिशिएट करवाएगा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में आप बोलोगे यहाँ पर जो है, एक जो है कार्डियक फंक्शंस को मॉडरेट करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो न्यूरल सिग्नल जो होते हैं,
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू दिए जाते हैं और वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो कार्डियोस्लेटर सेंटर किससे काम करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कार्डियोस्लेटर सेंटर जो होगा वो काम करेगा, और काम करने के बाद वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। किसको इंक्रीज करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो आप बोलोगे बेटा यहाँ पर आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी जो है इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करोगे आप, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होगा उसमें आप बोलोगे ये क्या करता है, हार्ट बीट को डिक्रीज कराता है, हार्ट रेट को। तो आप बोलोगे कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वेंट्रिकल है उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है, सिस्टोल है, वो क्या हो जाएगा, स्लो कर देता है। तो इसीलिए इसको इनहिबिटर हम बोलते हैं। तो स्पीड ऑफ कंडक्शन है ना, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज डिक्रीज कर जाएगा, स्पीड ऑफ कंडक्शन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ कंडक्शन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा आपका, स्पीड ऑफ कंडक्शन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स होते हैं, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला में कौन से हार्मोन निकलते हैं, इपिनेफ्रिन और जो है आपका इपिनेफ्रिन, और आप बोलोगे नॉर इपिनेफ्रिन। ये दोनों भी क्या करते हैं, तो हार्ट रेट और इनको सबको इंक्रीज करवाते हैं। ठीक है, एक्सीलरेटर की तरीके से काम करते हैं। गॉट इट, क्लियर है? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में आप बोलोगे हाइपरटेंशन डिसऑर्डर की बात करते हैं, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या है, ठीक है, तो हाइपरटेंशन की जब आप बात करोगे, हाइपरटेंशन, हाइपर मतलब होता है ज्यादा, टेंशन मतलब जो है आपका ब्लड प्रेशर। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर की बात करोगे आप, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाई बीपी या ब्लड प्रेशर को हाइपर टेंशन की कैटेगरी में रखते हैं। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो आप बोलोगे परसिस्टेंट सिस्टोलिक एक्टिविटी या प्रेशर को मोर देन, अगर कितना हो रहा है, 140 mmHg हो जा रहा है। अगर वहां पर आप बोलोगे सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन अगर कितना हो जा रहा है, मोर देन 140 mmHg, तो आप बोलोगे ठीक है, वहां पर क्या हो गया आपका जो है कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा तेजी से हो रहा है। और डायस्टोल आप बोलोगे कितना होगा, अगर मोर देन 90 mmHg, तो आप बोलोगे 142 जो है 90 mmHg से अगर ज्यादा होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो ये हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब हाइपरटेंशन में होता क्या है, कभी कभी ये ब्लड प्रेशर आप बोलोगे 220 से 120 तक पहुंच जाता है, इतना तेज तक पहुंच जाता है। और ये कॉज करता है कभी कभी ऑप्टिक आर्टरीज को डैमेज कर देता है, जिससे ब्लाइंड हो जाता है बंदा, ब्लाइंडनेस कर देता है। ब्लाइंडनेस के अलावा आप बोलोगे कभी कभी होता है रीनल, जो आपका नेफ्राइटिस हो जाता है, रीनल जो आपकी ट्यूब्यूल्स होती है उनको डैमेज कर देता है। फिर आप बोलोगे उसके बाद में और क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक कर देता है। क्या करता है, ब्रेन स्ट्रोक कर देता है। ब्रेन स्ट्रोक जो है कर देता है तो आप बोलोगे या सीवीए कर देता है। सीवीए का मतलब क्या होता है, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, मतलब ब्रेन स्ट्रोक कर देता है। ठीक है, ब्रेन में वेसल्स वगैरह फट जाती हैं। ठीक है, अब ब्रेन वेसल्स फटने के अलावा आप बोलोगे यहाँ पर और क्या होता है, सेरेब्रल आर्टरी भी कभी कभी फट जाती है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, नेफ्राइटिस हुआ, ब्लाइंडनेस हुआ, ये सारी चीजें हो जाती है किसमें, आप बोलोगे हाइपरटेंशन। ठीक है, चलो अब इसके बाद में बेटा 140 से 90 तक नॉर्मल प्रेशर नहीं, नॉर्मल नहीं रहता, यहाँ तक ठीक है, सस्टेन करता है आदमी, इसको हाइपरटेंशन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं हम लोग। लेकिन अब इससे ज्यादा परसिस्टेंटली अगर रहेगा, जो है मान लो इससे ज्यादा हो गया 140 से 90, तो आप बोलोगे ये हाइपरटेंशन हो गया, इससे ज्यादा अगर। ठीक है, सर नॉर्मल कितना होता है वैसे? नॉर्मल बेटा होता है 80 to 120। और सर अगर 22 क्या बोलते हैं 120 तक पहुंच गया तो वहां पर ब्लाइंडनेस वगैरह के कॉजेज हो सकते हैं, हमें डिसीज हो सकती हैं। 220
220 से 120, ये आपका क्या है, सिस्टोल है ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये आपका कॉन्ट्रैक्शन, ये सॉरी ये आपका रिलैक्सेशन के टाइम पे, ठीक है। नाइनटी mmHg क्या है, ये आपका वो है ना, डायस्टोल है ना, ठीक है, वो प्रेशर है, डायस्टोल वाला प्रेशर, ये सिस्टोल वाला प्रेशर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाइपरटेंशन के बाद में आप आओगे हाइपोटेंशन की बात करोगे। हाइपोटेंशन मतलब कम टेंशन, और कम टेंशन कब होगा, तो आप बोलोगे अगर लेस देन ब्लड 110 टू, प्रेशर अगर लो होगा तो। हाँ ये, और ये होता क्यों है, सही से खाना नहीं खाओगे आप, है ना, डाइट अच्छे से नहीं लोगे, ठीक है, इसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। वॉल्व वॉल्व कोई डिफेक्ट हो गए, वॉल्व के डिफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, वॉल्व अगर डिफेक्ट हो गए, ठीक है। वॉल्व डिफेक्ट के अलावा आप बोलोगे एनीमिया हो गया किसी को, है ना, एनीमिया वगैरह, डिफिशियंट डाइट ले रहा है, अच्छे से खाना ही नहीं खा रहे हो तो बीपी लो हो सकता है ना, आयंस का चाहिए ना एक टोटल अमाउंट अच्छे से, तो हाइपोटेंशन हो जाता है। अब दूसरा देखिए, इसके बाद में आता है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। फटाफट कर लेते हैं, आज ये चैप्टर खत्म कर लेंगे हम लोग। तो आप बोलोगे आर्टेरियल जो डिजीज है आपकी, कैड बोलते हैं उनको, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी आर्टेरियल डिजीज। तो कोरोनियल आर्टेरियल डिजीज जो होता है उसमें कैड में देखिए आप क्या होगा, तो एक होता है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, और दूसरा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियो स्क्लेरोसिस। तो देखिए यहां पर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो आप बोलोगे इसमें जो होता है लिपिड का डिपोजिशन होता है, क्या होता है, लिपिड डिपॉजिट होता है, ठीक है। किसका डिपोजिशन होता है, लिपिड का डिपोजिशन होता है, ठीक है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप बोलोगे यहां पर जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, इसमें बेटा क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ किसका, तो आप बोलोगे हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज का हार्डनिंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, थिकनिंग हो जाता है किसका, थिकनिंग ऑफ किसका, तो आप बोलोगे थिकनिंग ऑफ जो है आपका किसका, आर्टरीज का। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, कैल्शियम, एंड आप बोलोगे कैल्शियम के अलावा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, इनका डिपोजिशन हो जाता है, इसका डिपोजिशन हो जाता है, आप बोलोगे जो है कोलेस्ट्रॉल का और कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया, ये एथेरियोस्क्लेरोसिस हो गया। उसके अलावा आप देखिए क्या होगा, ये जो है आपका जो है, इसमें आप बोलोगे हार्डनिंग ऑफ सेल हो जा रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, ऐसे इस तरीके से क्या होता है, क्लॉट ये बन जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एथेरोमेटस प्लग, क्या बोलते हैं, एथेरो एथेरो क्या बोलते हैं, एथेरो स्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस प्लग। हालांकि यहाँ पे कोई प्लग वगैरह नहीं बनता, यहाँ केवल आर्टरी की वॉल जो होती है वो कैसी हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो हार्ड हो जाती है तो इनकी स्टिफनेस खत्म हो जाती है, तो काम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। अब दूसरा देखिए, तो ये दोनों हो गए। अब इसके बाद आता है हार्ट फेल्योर, फटाफट खत्म कर लेते हैं हम लोग, हार्ट फेल्योर। सर एक बार आगे करना, आगे वाली स्लाइड पे। एक मिनट, डन सर। तो हार्ट फेल्योर में बेटा आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए हार्ट जब आपका सही से काम नहीं करेगा, हार्ट अच्छे से आपका पंप नहीं कर रहा है, तो पंपिंग जो कैपेसिटी है उसकी वो लॉस्ट हो जाती है,
मतलब क्या हुआ, कैपेसिटी जब डिक्रीज कर जाएगी तो नीड जितनी है बॉडी को, नीड ऑफ ब्लड है ना, नीड ऑफ ब्लड इन बॉडी, वो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब नीड ऑफ बॉडी की जितनी नीड है उतना ब्लड क्या मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। नीड ऑफ ब्लड इन बॉडी वो डिफिशियंट है ना, डिफिशियंट हो जाएगा क्योंकि सही से ब्लड आ ही नहीं पा रहा है। समझ में आई बात कि नहीं? तो जब सही से ब्लड आ नहीं पा रहा है तो आप बोलोगे, तो वहां पर क्या प्रॉब्लम आएगी, आपको बोलोगे हार्ट फेलियर हो गया। ऐसे आपका होता है कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तो कार्डियक अरेस्ट में आप बोलोगे सीजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की जो है क्या होगा, सीजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो सीजेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का। क्लियर है? ऐसे आपका होता है कार्डियक अरेस्ट के बाद में एक और आपका होता है, क्या बोलते हैं उसको, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक में देखेंगे आप क्या होगा, सीजेशन मतलब सीज कर जाना, काम ही नहीं करता है। ठीक है, हार्ट अटैक में देखो क्या होगा आपका, तो यहाँ हार्ट अटैक में देखो क्या होगा, हार्ट अटैक में आप बोलोगे, हार्ट अटैक में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, तो हार्ट अटैक में आप बोलोगे जो आपका हार्ट है उसका जो टिश्यू होगा वो डैमेज हो जाता है, उसको सही से ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो वहां पर हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो हार्ट फेलियर अलग है, हार्ट अटैक अलग है। ठीक है, जहां पर हार्ट की मसल जो होती है वो डैमेज हो जाती है और ब्लड सप्लाई नहीं मिलता। ठीक है, तो हार्ट अटैक हो गया। तो ये, और एक आपका एंजीना पेक्टोरिस, एंजीना, तो इसको बोलते हैं चेस्ट पेन। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता आपसे, चेस्ट पेन को पूछे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी कंप्लीट हो गया है ना। चलो, सर तो जब ब्लड सर्कुलेशन मतलब रुक जाता है तब आता है हार्ट अटैक? हाँ, हार्ट का खुद का सर्कुलेशन, हार्ट को भी तो चाहिए ना ब्लड, इसका खुद ब्लड नहीं मिल रहा है। तो यानी कि सर जो ये मतलब बोलते हैं कि मतलब 3 हार्ट अटैक में इंसान मर जाता है, वो तो फर्स्ट हार्ट अटैक में भी मर भी सकता है? नहीं, वो डिपेंड करता है कितना डैमेज हुआ है टिश्यू। 3 में मतलब परमानेंट है, वो मर ही जाएगा तीसरे में? अब ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन इतना डैमेज हो जाएगा तो मरेगा ही। ओके सर। चलो, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ये चैप्टर का फिनिश हो गया। अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।